नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। दिल्ली से कोलकाता जा रही फ्लाइट में नशे से धुत वकील ने लगाए हर हर महादेव के नारे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। भूस्खलन और बाढ़ की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि अवैध पेड़ कटाई इसका बड़ा कारण। चीन के विक्ट्री डे परेड में शामिल पुतिन ट्रंप पर भड़के, कहा आप भारत चीन से इस तरह बात नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार ने काम करने की अधिकतम अवधि को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के लिए कानूनों में संशोधन किया। अमेरिकी कोर्ट ने पलटा ट्रंप का हार्वर्ड की फंडिंग में कटौती वाला फैसला। जज ने कहा सरकार ने यहूदी विरोधी गतिविधियों का बहाना बनाकर हार्वर्ड की फंडिंग रोकी, जो गलत था। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। मजार को लेकर कोर्ट ने एनजीओ को क्यों लगाई फटकार। एक एनजीओ जिसका नाम सेव इंडिया फाउंडेशन है, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ मजार और दरगाहें सरकारी जमीन पर बनी हैं और ये अवैध अतिक्रमण है, इसलिए इन्हें हटाया जाए। एनजीओ ने एक लिस्ट भी दी जिसमें 3 दरगाहें और एक मजार का जिक्र था, लेकिन हाई कोर्ट ने एनजीओ की इस याचिका पर सवाल उठाए। कोर्ट ने एनजीओ से पूछा कि आप सिर्फ मजार और दरगाहों को ही निशाना क्यों बना रहे हैं? क्या आपको दूसरी तरह के अवैध अतिक्रमण जैसे कि मंदिर, गुरुद्वारे या दूसरी अवैध इमारतें नहीं दिखती? कोर्ट ने एनजीओ के नियत पर सवाल उठाया और कहा कि ऐसा लगता है कि आप चुनिंदा तरीके से सिर्फ एक समुदाय से जुड़ी जगहों को हटाना चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप सच में समाज सेवा करना चाहते हैं, और भी कई अच्छे काम हैं जो आप कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये 5वीं या 6ठी याचिका है जो सिर्फ मजारों को हटाने के लिए डाली गई है। खबर के मुताबिक जिस एनजीओ ने ये याचिका डाली उसका एक विवादित इतिहास भी रहा है। उसके फाउंडर प्रीत सिंह पर 2022 में दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज किया था। आखिर में हाईकोर्ट ने इस मामले को तुरंत निपटाते हुए सरकार को आदेश दिया कि वो एनजीओ की याचिका पर जल्द से जल्द फैसला ले। निजामुद्दीन मरकज मामले में मौलाना साद के भाषणों में जांच में क्या मिला। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में कोविड-19 महामारी के दौरान एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर काफी विवाद हुआ था। इस मामले में मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अब इस मामले की जांच को 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के लैपटॉप से मिले भाषणों की जांच की और जांच में पाया कि इन भाषणों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। 31 मार्च 2020 को मौलाना साद और कुछ लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। आरोप था कि उन्होंने व्हाट्सएप पर एक ऑडियो भेजकर अपने लोगों से लॉकडाउन का उल्लंघन करने और मरकज के कार्यक्रम में शामिल होने को कहा था। मौलाना साद के कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि लैपटॉप अभी भी फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए है। पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ मरकज में रहना सरकारी आदेशों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े 70 भारतीयों के खिलाफ दर्ज 16 एफआईआर भी खारिज कर दी थी। इससे पहले 908 विदेशी नागरिकों ने अपना अपराध कबूल कर जुर्माना भरा था, जबकि 44 लोगों ने मुकदमे का सामना किया था। और जब ये मामला सामने आया था तब कई बीजेपी के नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। वहीं जेडीयू के नेता अजय आलोक ने तो ये तक कह डाला था कि ऐसे लोगों के खिलाफ शूट एट साइट का आदेश जारी होना चाहिए। वहीं बीजेपी के नेताओं ने इस घटना को कोरोना जिहाद तक कह दिया था। शिवराज सिंह चौहान ने इसे मानवता के खिलाफ बड़ा अपराध बता दिया था। मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे तालिबानी जुर्म कह दिया था। जीएसटी बदलाव के बाद क्या बोली कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में किए गए बदलावों को लेकर कई आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब जाकर जीएसटी में जो बदलाव किए हैं वो वही हैं जिनकी सलाह राहुल गांधी ने सालों पहले दे दी थी। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने यह आरोप लगाया कि सरकार राहुल गांधी की सलाह को लंबे समय तक नजरअंदाज करती रही और अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो बदलाव कर रही है। पवन खेड़ा ने तो राहुल गांधी के 2016 के ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने जीएसटी में सुधार की बात कही थी। कांग्रेस ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि जीएसटी काउंसिल को सिर्फ एक औपचारिकता बना दिया गया है। जयराम रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री ने बदलावों का ऐलान तो काउंसिल की बैठक के बाद किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ही इसके संकेत दे दिए थे। इसका
मतलब ये है कि फैसले पहले ही हो चुके थे और बैठक सिर्फ दिखाने के लिए हुई थी। जीएसटी काउंसिल ने 4 टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% में से 2 को खत्म कर दिया है और अब सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा। कांग्रेस का कहना है कि ये बदलाव केवल आधे अधूरे हैं और वो जीएसटी 2.0 चाहते हैं, जिसमें ये सभी बातें हो, टैक्स की दरें कम हो, खासकर आम लोगों के इस्तेमाल की चीजों पर, टैक्स चोरी को रोका जाए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जिसमें कच्चा माल महंगा और बना हुआ सामान सस्ता होता है खत्म हो, छोटे और मझोले उद्योगों पर नियमों का बोझ कम हो, राज्यों को रेवेन्यू के नुकसान की भरपाई की पूरी गारंटी मिले। कांग्रेस का कहना है कि जो बदलाव हुए हैं वो जीएसटी 1.5 जैसे हैं और असली सुधार अभी बाकी है। क्या बीजेपी के अध्यक्ष बन सकते हैं देवेंद्र फडणवीस? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बाद बीजेपी के अगले अध्यक्ष का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। इस पद के लिए कई नामों पर विचार चल रहा है, लेकिन अब इस दौड़ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का नाम भी इसमें जुड़ गया है। खबरें ये आ रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस को बिहार विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। माना जा रहा है कि फडणवीस को पार्टी नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों का समर्थन प्राप्त है, जिससे उनका नाम संभावित उम्मीदवारों में मजबूत हो गया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का नाम भी इसमें चर्चा में चल रहा है, क्योंकि उन्हें भी संघ का करीबी माना जाता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय भी माने जाते हैं। पहले शिवराज सिंह चौहान और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेताओं के नाम भी इस पद के लिए सुर्खियों में थे। पार्टी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि इस पर फैसला बिहार चुनाव के बाद लिया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने संभावित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार कर ली है, जिस पर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद विचार किया जाएगा। क्या बिहार बंद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की सरेआम गुंडागर्दी? पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के विरोध में बीजेपी ने बिहार में आधे दिन का बंद बुलाया था। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कई जगहों पर गुंडागर्दी और बदसलूकी करने के आरोप लगे, जिसमें से कुछ मुख्य घटनाएं इस तरीके की थी कि सीतामढ़ी में बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता ने एक पत्रकार की बहन को गाली दी और उनका माइक तोड़ डाला। जब पत्रकार ने इसका विरोध किया तो कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा, जिसकी लोगों ने कड़ी आलोचना की। वहीं मुजफ्फरपुर में बंद समर्थकों और आरएएफ जवानों के बीच तीखी बहस हुई, जिससे नेशनल हाईवे 27 पर लंबा जाम लग गया। जहानाबाद और पटना में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की खबरें सामने आई। इन घटनाओं पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को बिहार की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली देने का आदेश दिया है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस व्यवहार को शर्मनाक बताया। लोगों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन करना सही है, लेकिन महिलाओं और आम लोगों के साथ इस तरह की बदतमीजी और तोड़फोड़ करना बिल्कुल गलत है। इस घटना से पूरे इलाके में गुस्सा है और लोग बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस हरकत पर काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।